एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मन पे आसीन उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, विधानसभा के मुख्य सचेतक रह चुके भाई दिलीप पांडे जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली के 3 बार के विधायक भाई अनिल झा जी, पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी, उत्तर प्रदेश के निवर्तमान महामंत्री भाई दिनेश पटेल जी, शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई महेंद्र सिंह जी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नीलम यादव जी, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई अशोक कमांडो जी, साथी नूर सिद्दीकी जी, अयोध्या प्रांत के प्रभारी कैप्टन सरबजीत सिंह मक्कर साहब, लखनऊ के जिलाध्यक्ष एरन जी, ब्रिज कुमारी जी, अभिषेक भाई, संजीव निगम जी, साहिद सिद्दीकी साहब, हमारे बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष इमरान लतीफ साहब और इमरान साहब जो बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे थे, इस्मा जहीर जी, और मैं सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के जिला अध्यक्ष युवराज सिंह जी को। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें। भाई विनय पटेल जी से जब मैंने कहा कि प्रांतीय सम्मेलन तो कराना होगा, तो उन्होंने कहा समय कम है। हमने कहा समय कम हो या ज्यादा हो, हर क्षेत्र में कार्यक्रम होना अनिवार्य है। तो मैंने कहा हर क्षेत्र में कार्यक्रम होना अनिवार्य है। तो साथी विनय पटेल जी ने, जो हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा युवराज हमारे साथी हैं जिनके भरोसे पे हम बाराबंकी में अपने सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं, और आज का ये कार्यक्रम संभव हो गया। साथियों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हमारा प्रांतीय सम्मेलन हुआ लखनऊ में, फिर पूरे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सम्मेलन लखनऊ में हुआ। उसके बाद फिर पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, प्रमुख कार्यकर्ताओं का शिविर हुआ प्रयागराज में, फिर मेरठ में संकल्प शिविर हुआ, फिर फिरोजाबाद में अभी कार्यकर्ता सम्मेलन और शिविर हुआ, और आज अयोध्या प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन और कल संकल्प शिविर है। पूरे 8 प्रांत में ये कार्यकर्ता सम्मेलन और संकल्प शिविर समाप्त करने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घर घर संपर्क अभियान चला के हमको अपने संगठन को उत्तर प्रदेश के घर घर हर घर में अपना संदेश पहुंचाना है। यही निवेदन आपसे करने के लिए आया हूं। और कोई भी नेता मां की कोख से नेता पैदा नहीं होता, जनता के बीच में संघर्ष करके, लड़ाई लड़के नेता बनता है। वो नेता आपको बनना है, वो नेतृत्व करता आपको बनना है। जगह जगह पे जहां जहां जो घटनाएं आपको दिख रही है, शांत मत बैठना। संख्या कम हो या ज्यादा हो, इसकी परवाह मत करना। आवाज उठाना, तुम्हारे पीछे उत्तर प्रदेश के लोग खड़े होंगे। मैं ये पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं।
मैंने विनय पटेल जी से कहा कि जाओ सीतापुर की जो टंकी टूटी है उसको देख के आओ, लखीमपुर की जो टंकी टूटी है उसको देख के आओ। और वहां के अखबारों ने बड़ी बड़ी खबरें आम आदमी पार्टी के नाम से छापी कि आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी कोई घटनाएं हो रही हैं, वो चाहे मेरठ में हो, गाजियाबाद में हो, नोएडा में हो, मथुरा में हो, सुल्तानपुर में हो, लखनऊ में हो, कहीं भी कोई घटना हो रही है, मिर्जापुर के साथियों ने अभी वीडियो बना लिया 110 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार नदी सफाई के नाम पे भाजपाई डकार गए। हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, हमारे अध्यक्ष पहुंचे, उन्होंने उस भ्रष्टाचार को उजागर किया। डीएम साहब का फोन आ गया, अरे भाई आम आदमी पार्टी वालों इस मुद्दे को मत उठाओ वरना हमारी कुर्सी खिसक जाएगी। ये है आपकी ताकत, ये है टोपी वालों की ताकत, ये है आपकी ताकत। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, शांत नहीं बैठना, अपने अगल बगल जो कुछ भी गलत होता देखो, आवाज लगाओ, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सत्यम मिश्रा का मामला भाई इमरान जी ने बताया, हमारे साथी अभिषेक सिंह ने उस मामले को उठाया था, मैंने उस परिवार से भी बात की थी फोन पे। और मैं आप लोगों के साथ एक ही बात कहना चाह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, एक एक दिन में 14-14 हत्याएं हो रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अभी आज जब मैं यहां पे आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया और मैंने वहां पत्रकारों को बताया कि यहां पे भूत मरीज घूम रहे हैं बाबा जी के राज में। बोले ये भूत मरीज क्या होते हैं, भूत मरीज क्या होते हैं? मैंने कहा मोदी जी ने एक आयुष्मान योजना शुरू किया है, आयुष्मान योजना। उस योजना का उत्तर प्रदेश के अधिकारी लाभ उठा रहे हैं, मरीज को लाभ नहीं मिल रहा है। 6,239 मरीजों का नाम 39 अस्पतालों में दर्ज किया गया, न मरीज थे न वो नाम थे, फर्जी नाम चढ़ाकर 10 करोड़ रुपए निकाल लिया गया भूत मरीजों के नाम पे, फर्जी मरीज के नाम पे, फर्जी इलाज के नाम पे 10 करोड़ रुपए निकाल लिया गया। मैंने कहा योगी जी सिर्फ भाषण से व्यवस्था ठीक नहीं होती। कल मैं सुल्तानपुर में था, अपने गृह जनपद में, हम लोग सुनते देखते आए, एक्सरे की प्लेट पे एक्सरे की रिपोर्ट मिलती है, लेकिन हमारे जिले में कागज के ऊपर एक्सरे की रिपोर्ट मिल रही है, कागज के ऊपर एक्सरे की रिपोर्ट मिल रही है। जब मैं यहां पे आया तो मैं पत्रकार वार्ता में एक खबर का जिक्र करके आया, आप भी सुनेंगे तो आपकी आत्मा रो देगी मेरे मित्रों। बदायूं के अंदर हर महीने 25 से 30 बच्चे, नवजात बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं क्योंकि उनको वेंटिलेटर के सपोर्ट का इलाज नहीं मिलता। 20 लाख रुपए का वेंटिलेटर 3 साल पहले आके अस्पताल में रखा गया, उसको चलाने के लिए ट्रेनिंग किया हुआ कर्मचारी चाहिए था, 3 साल में उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई और हर महीने 25 से 30 बच्चे मर जाते हैं। ये वो हिंदुस्तान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जहां पर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा अपने दोस्त अडानी को नरेंद्र मोदी देने का काम करते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। इसकी लड़ाई लड़ने का काम करोगे कि नहीं करोगे? क्या क्या नारा दिया गया था 2014 में? क्या कहा था मोदी जी? क्या कहा था? वोट दे दो नौजवानों, हर साल कितनी नौकरी देंगे? जोर से बोलिए, कितनी नौकरी? 11 साल में कितनी हुई? 22 करोड़।
2200 नौकरी पूछ लो तो नहीं बता पाए। और जो आपकी नौकरियां थी वो नौकरियां भी खत्म करने का काम मोदी जी ने किया। रेलवे में निजीकरण, सेल का निजीकरण, रेल का निजीकरण, सड़क का निजीकरण, पानी का निजीकरण, आकाश का निजीकरण, पाताल का निजीकरण, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, रेल अडानी को, सेल अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पोर्ट अडानी को, आकाश अडानी को, पाताल अडानी को, पूरा हिंदुस्तान अपने दोस्त के नाम नीलाम करते जा रहे हैं मोदी जी। ये है भारतीय जनता पार्टी। और आपको क्या करें? आपको कहते हैं 5 किलो राशन ले लो बेटा, खुश होकर घर में सो जाओ। कितने लोगों को राशन दे रहे हैं? 82 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में 5 किलो राशन मिलता है। अभी हल्ला मचाया बीजेपी के लोगों ने। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। मैंने कहा चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए या पहली बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए, हर आदमी के हिस्से में कितना आ रहा है जरा ये तो बताओ। पता चला हिंदुस्तान प्रति व्यक्ति आय के मामले में 140वें स्थान पे है। भूटान से पीछे भी हिंदुस्तान है, श्रीलंका से पीछे भी हिंदुस्तान है। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसलिए अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस खाई को मिटाने का काम कोई पार्टी अगर हिंदुस्तान में कर सकती है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। ये टोपी वाली आपसे बोला था इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 पैसे भी नहीं आए आपके खाते में। और गाढ़ी कमाई का पैसा जो हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपाकर घर के संदूक में रखा था कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही तो काला धन है, नोटबंदी हो गई है, सारा पैसा जमा कर वो भी साफ कर दिया, वो भी साफ कर दिया। काला धन के नाम पे आपसे झूठ बोला। कहते हैं मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं नरेंद्र मोदी जी। मैंने कहा बिल्कुल दिन रात मेहनत करते हैं। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने भारत के लिए 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने 18 घंटे मेहनत करके उस कर्जे को 200 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अकेले लिया। दिन रात मेहनत करते हैं मोदी जी। कहने लगे विदेश जाते हैं, विदेश की यात्रा करते हैं, 129 बार विदेश गए, 73 देशों की यात्रा हुई। हमने कहा जब पाकिस्तान से भारत की लड़ाई हुई तो नेपाल भी मोदी जी के पक्ष में नहीं बोला, भूटान भी मोदी जी के पक्ष में नहीं बोला, श्रीलंका ने भी आपके पक्ष में आवाज नहीं लगाई, रसिया ने भी आपके पक्ष में आवाज नहीं लगाई। अरे मैंने कहा मोदी जी, एक राष्ट्रपति ने, न्यू पपुआ गिनी के राष्ट्रपति ने आपका पैर छुआ था, कम से कम उससे तो बुलवा देते। वो भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। विदेश नीति के मामले में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से तो ऊपर बैठे हैं मोदी जी और नीचे बैठे हैं योगी बाबा जी। क्या कहते हैं? यहाँ डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में क्या हो रहा है? 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, कांस्टेबल की भर्ती में घोटाला हुआ, पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक, और 2 लाख भर्ती शिक्षकों की निकाली गई। यूपी गवर्नमेंट के ट्वीट्स हुए कि
2 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उसके बाद वो सरकारी घोषणा गायब हो जाती है, ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। छात्र प्रयागराज में आंदोलन करते हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, छात्रों से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, वो 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हमें चाहिए। उसके लिए चाहे जो भी आंदोलन करना पड़े, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी एक भाषण हुआ था 2019 के पहले, दिलीप भाई, अनिल झा जी उस भाषण में आए मोदी जी, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के नौजवानों चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए नौकरी लेके आ रहे हैं। नौजवानों ने पूछा किस चीज की नौकरी? बोले हमने टेक्नोलॉजी निकाला है, गोबर से आपको नौकरी। किस चीज से? किस चीज से? मैंने कहा भाजपाइयों तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, तुम गोबर से नौकरी देने के बारे में सोच सकते हो। अरे आम आदमी पार्टी की सरकार जाके पंजाब में देखो, हमने पुलिस की भर्ती से लेकर शिक्षकों की भर्ती तक किया। जो रेगुलर नहीं हुए थे उनको नियमित करने का काम किया। कम से कम 70,000 नौकरी हमारी सरकार ने पंजाब में देने का काम किया। हम गोबर से नौकरी देने वाले लोग नहीं हैं, हम सरकारी नौकरी देने वाले लोग। आज दिल्ली की हालत देखिए, उत्तर प्रदेश की हालत देखिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अस्पताल में चले जाओ, दवा और इलाज नहीं। स्कूल में चले जाओ, 5वीं तक के 12 लाख बच्चों ने पूरे देश में स्कूल छोड़ा और अकेले 8 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षा छोड़ दी, सरकारी स्कूल में जाना बंद कर दिया। हमने खबरें पढ़ी थी मेरे साथियों, मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए दिया गया। इसी अयोध्या प्रांत के बीकापुर, अयोध्या जिले के बीकापुर में नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए दी जाती। यह हालत हो गई उत्तर प्रदेश की। आज गरीब की छाती पे बुलडोजर चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सुल्तानपुर में बुलडोजर चला दिया, लखनऊ में बुलडोजर चला दिया, बरेली में बुलडोजर चला दिया। अभी मथुरा में कॉरिडोर बनाने के नाम पे वहां बुलडोजर चलाने की तैयारी है। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, अपने नेताओं से कहना चाहता हूं, जहां बुलडोजर चले उसका विरोध करने के लिए बुलडोजर के सामने खड़े हो जाना, बुलडोजर की राजनीति का हमें विरोध करना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बाबा जी ऐसे आप बुलडोजर नहीं चला सकते, आपको लीगल तरीका फॉलो करना पड़ेगा, आपको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए आप बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हालत अजीब है, कहीं दुकान पे बुलडोजर, कहीं घर पे बुलडोजर, कहीं मकान पे बुलडोजर, कहीं मंदिर पे बुलडोजर, कहीं मस्जिद पे बुलडोजर। आप चले जाइए काशी के अंदर, काशी कॉरिडोर के नाम पे आपको याद होगा 300 छोटे बड़े मंदिर मिला के वहां पे उजाड़ने का काम किया था। आम आदमी पार्टी ने भगवान बचाओ यात्रा अयोध्या से लेकर काशी तक निकाली थी। हमारे ऊपर 144 धारा के उल्लंघन में मुकदमे दर्ज किए गए अयोध्या में। मैं कहना चाहता हूं योगी जी, एक नहीं 100 मुकदमे दर्ज कर लेना। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं। तो किसानों का संगठन, शिक्षकों का संगठन, युवाओं का संगठन, छात्रों का संगठन, हम सबको एकजुट होकर एक साथ मिलकर, महिलाओं का संगठन, सबको एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ना है। और उत्तर प्रदेश में आने वाले 2-3 महीने के अंदर ऐसा मजबूत संगठन बनाना है कि हर जिले में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम लिया जाए, आम आदमी पार्टी की चर्चा। मेरे दोस्तों, जिला पंचायत का चुनाव अगले साल आ रहा है। 2026 में जिला पंचायत का चुनाव है, ग्राम पंचायत का चुनाव है। अभी मैंने सुना योगी जी की सरकार ने कहा हम ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से कराएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से कराएंगे। आज बाराबंकी के इस मंच से
उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर नैतिक साहस है तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जनता से कराओ, भ्रष्टाचार को खत्म करो, हम लोग उस चुनाव में हिस्सेदारी लें। बहुत सारे साथी हमारे ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं अगर जनता से चुनाव हो। जिला पंचायत के अध्यक्ष में हम लोग मजबूत हिस्सेदारी ले सकते हैं उस चुनाव में अगर जनता से चुनाव होगा। बाकी तो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी करके ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव उत्तर प्रदेश में कैसे जीता जाता है, ये 2021-22 के अंदर आपने देखा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कमर कस लीजिए, गांव-गांव में संगठन बनाइए। पहली परीक्षा और सेमीफाइनल 2026 का पंचायत चुनाव होगा, जिसमें मजबूत भागीदारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तैयार हो सब लोग? तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? दूसरी बात, कुछ निर्देश अभी हमारे साथियों ने दिया यहाँ पे, कुछ सुझाव अनिल झा जी की तरफ से आए। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, अपनी टोपी, अपना झंडा और झंडे के नीचे डंडा, डंडा मारपीट के लिए नहीं, ये मत सोचना मारपीट के लिए, डंडा हाथ में लेके झंडे को ऊंचा रखना है और जनता की लड़ाई लड़ने का काम करना है। जहां जाइए टोपी के साथ, झंडे के साथ, प्रदर्शन में जाइए, आंदोलन में जाइए, अस्पताल के लिए लड़ाई लड़िए, स्कूल के लिए लड़ाई लड़िए, सड़कों के लिए लड़ाई लड़िए, जनता के लिए लड़ाई लड़िए, अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़िए, योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़िए, मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़िए, राष्ट्र के स्वाभिमान, राष्ट्र के गौरव के लिए लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। ये नकली लोग हैं, इनको जनता के सामने बेनकाब करना है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, किस हिंदू धर्म की बात आप करते हैं? हिंदू धर्म का पालन हम लोग भी करते हैं और हिंदू धर्म के अंदर जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह है हिंदू धर्म जो आम आदमी पार्टी मानती है। इस हिंदू धर्म का पालन हम करते हैं। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, रामचरितमानस की चौपाई मानते हैं, जिस रामचरितमानस की चौपाई में लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें, उस हिंदू धर्म को हम लोग मानते हैं। हम हिंदू धर्म को मानते हैं जो हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं और हम उस हिंदू धर्म का पताका पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। नफरत का नहीं, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, धर्मनिरपेक्ष। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथी यहाँ बैठे हैं, इमरान भाई बैठे हैं, हिंदुस्तान के बारे में तो हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हिंदुस्तान से हमें ठंडी हवा, कहा था नहीं कहा था? गलत तो नहीं कह रहा हूं, कहा था कि नहीं कहा था? अरे जिस हिंदुस्तान से हजरत मोहम्मद साहब को ठंडी हवा आती थी, उस हिंदुस्तान से कोई मुसलमान नफरत नहीं कर सकता। हिंदुस्तान से मोहब्बत करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा दीन है, तुम्हारा ईमान है। मैं ये कहना चाहता हूं। संजय भैया जिंदाबाद। हमारे सिख भाई यहाँ बैठे हैं, युवराज सिंह जी, सिख धर्म में मैं पंजाब का प्रभारी रहा। सिख धर्म के अंदर तो सबसे बड़ा काम सेवा का काम रहा है। किसी भी गुरुद्वारे के सामने चले जाइए, दर्शन करके बाहर आएंगे तो कोई करोड़पति अरबपति बैठ के आपके जूते को साफ करता हुआ मिलेगा, आपके चप्पल को साफ करता हुआ मिलेगा।
ये है धर्म का संदेश मेरे भाइयों। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, मानवता का धर्म सीखिए, एकता का धर्म सीखिए, भाईचारे का धर्म सीखिए, दया का धर्म सीखिए, करुणा का धर्म सीखिए, प्यार का धर्म सीखिए। नफरत की राजनीति को हिंदुस्तान से मिटाने का काम। और भाजपा आपको सिर्फ नफरत दे सकती है, आने वाली पीढ़ियों के बीच बैर करा सकती है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, इसके अलावा कोई बात नहीं। मैं अपने से पूछना चाहता हूं, अगर बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? जरा हमको बताओ, जोर से आवाज लगा। हिंदुओं। किसका नुकसान है? हिंदुओं। सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की। अगर शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का। अगर महंगाई देश में तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? जोर से बोलिए। क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा नुकसान हिंदुओं का। सबसे ज्यादा किसान हिंदू, सबसे ज्यादा मजदूर हिंदू। सबको तुम भिखारी बनाते जा रहे हो, सबके घर में चूल्हा बुझाते जा रहे हो, 5 किलो राशन पे हमको जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हो और कह रहे हो हिंदुओं का भला कर रहे हैं, हिंदुओं का भला कर रहे हैं। अरे प्रयागराज के अंदर जो लाठी खा रहा है हमारा नौजवान, क्या वो हिंदू नहीं है? जो गाजीपुर में दिल्ली के बॉर्डर पे किसान पीटा गया, क्या वो हिंदू नहीं था? 750 किसान जो अपने हक के लिए आंदोलन करते हुए शहीद हो गए, क्या वो हिंदू नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी बताओ, मैं पूछना चाहता हूं योगी जी बताओ। और मैं इसी आधार पर कहना चाहता हूं कि ये हिंदुओं की भी सबसे बड़ी दुश्मन है और देश की भी सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता। ये किसी के सगे नहीं। अभी भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई, पहलगाम में हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए गए, पूरा कश्मीर सड़कों पे आया, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे आया। मैं भी गया था सर्वदलीय बैठक में, मोदी जी बिहार के चुनाव रैली में चले गए थे। सरकार ने कहा घुस के मारेंगे, हमने कहा घुस के मारो, कहने लगे छोड़ेंगे, हमने कहा पीओके पे कब्जा कर लेना। इस बार लड़ाई शुरू हुई मेरे साथियों, हमारी बहादुर सेना ने एक दिन के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को जमी दौच कर दिया, उसको मिटाने का काम किया। हम नमन करते हैं उससे। और कर्नल सुफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 21 आतंकी ठिकाने हैं, उन्हें मिटाना है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पूरा देश उम्मीद किया था कि मोदी जी पीओके पे कब्जा करेंगे, पूरा देश उम्मीद किया था कि बलूचिस्तान को अलग किया जाएगा पाकिस्तान से, जैसे बांग्लादेश को किया गया था। लेकिन ट्रंप का फोन आया और मोदी जी सीज फायर कर दिए। क्या कर दिए? क्या कर दिए? सीज फायर कर दिए। पीओके पे कब्जा करने का मौका गवाया, बलूचिस्तान को अलग करने का मौका गवाया और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आगे भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के स्वाभिमान को गिरवी रखने का काम किया। ये भारत माता के साथ धोखा है, ये देश के साथ धोखा है और इस धोखे को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये देश आपको माफ नहीं करेगा। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हमारी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। क्या बह रहा है? क्या बह रहा है? गर्म सिंदूर बह रहा है। एक प्रोग्राम चालू करने जा रहे थे, कह रहे थे घर घर सिंदूर बांटेंगे बीजेपी के लोग, घर घर सिंदूर बांटेंगे बीजेपी के लोग। मैंने कहा अच्छा हुआ अपना कार्यक्रम वापस ले लिया भाजपाइयों ने। गलती से अगर नीलम यादव के घर पे कोई कार्यकर्ता आ गया होता बीजेपी का तो उसके चेहरे को इतना लाल करके भेजते लोग कि उनको समझ में आ जाता सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर महिलाएं लगाती है अपने माथे, सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर। उसका सिंदूर उसका गौरव है, स्वाभिमान है, सम्मान है। अपने पति की लंबी आयु के लिए वो अपने माथे में सिंदूर लगाती है, अपनी मांगों में सिंदूर लगाती है। कोई भी ऐरा गैरा लुच्चा लफंगा कोई भी भाजपाई आके हमारी बहनों को सिंदूर देगा, ये बात हमारे देश की बहनों को मंजूर।
और मैंने कहा मोदी जी तुम्हारी नसों में सिंदूर बह रहा नहीं बह रहा ये तो नहीं मालूम, लेकिन नौटंकी जरूर बह रही, नौटंकी जरूर बह रही। नौटंकी करने में मोदी जी नंबर 1 है। नौटंकी, मैंने कहा एक फिल्म देखा था मैंने सौदागर, और मोदी जी नए निकले हैं सिंदूर के सौदागर। उनके भाजपाइयों ने उनकी ड्रेस लगवा के फोटो छपवा दी पूरे हिंदुस्तान में, आर्मी की वर्दी पहना दी। हमारे पुलिस के भाई यहाँ बैठे हैं, इनकी वर्दी पहनने का हक हमको नहीं है। अगर हम इनकी वर्दी पहनेंगे तो हम कानून का दुरुपयोग करेंगे, हमको जेल हो सकती है। इसी तरीके से सेना की वर्दी पहनने का हक किसी को नहीं है। सेना की वर्दी पहनने का हक सिर्फ और सिर्फ सैनिक को है, जवान को है, सेना के अधिकारी को। आप क्या हो मोदी जी, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, सेना के अध्यक्ष हो, क्या हुआ? कैसे आपकी फोटो बन रही है? चश्मा लगाए, टोपी लिए, वर्दी पहन लिया सेना की, जैसे पता चला यही जा रहे लड़ने, अकेले लड़ने चले जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की फोटो छप गई रेलवे के टिकट पे, पेट्रोल पंप पे ऑपरेशन सिंदूर की फोटो छप गई, वहां अपनी फोटो लगा लिया। अरे लगाना था तो किसी शहीद की फोटो लगाते हर पेट्रोल पंप पे, जिसने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। तुमने अपनी फोटो क्यों लगा दी? तो ये काम है। इसलिए बात थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन मैं आप लोगों से फिर दोहराना चाहता हूं, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हो, अगर भारत के संविधान की रक्षा करना चाहते हो, अगर इस देश के शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की आवाज बनना चाहते हो, तो उसके लिए हाथ में झंडा लेकर आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के निकल जाना, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए, बाबा साहब के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में खबरें पढ़ते हैं, सीआरपीएफ का जवान बुलंदशहर में घोड़ी पे बैठ के शादी नहीं कर पाया। बहराइच के अंदर एक दलित को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। सहारनपुर में झगड़ा, आगरा में झगड़ा, मथुरा में झगड़ा। क्या ऐसे समाज बनेगा? क्या इस भेदभाव से देश आगे जाएगा? हम भूले नहीं है बाबा साहब के आंदोलन को। जिस तालाब में जानवर को पानी पीने की इजाजत थी, उस तालाब में इंसान को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। और महान का आंदोलन पानी पीने के लिए बाबा साहब ने किया। उसके बाद वहां पे लोगों के, दलितों के घर जला दिए गए, बस्तियां जला दी गई। ये भेदभाव का समाज हिंदुस्तान ने देखा है। उस खाई को हमें मिटाने की जरूरत है। भाईचारे के साथ, भाईचारे के सूत्र में बंध के एक साथ मिलके नया उत्तर प्रदेश बनाने की, नया हिंदुस्तान बनाने की, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने की, एक आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान बनाने का संकल्प हमें पूरा करना है। और कल के संकल्प शिविर में और विस्तार से एक एक हमारे नेता बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए, इतनी गर्मी में, इतनी संख्या में आप यहाँ पे पहुंचे, एक एक कार्यकर्ता का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारों बुरा न मानो तो कह दो, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वाले लोगों से, इस वतन को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना है। लास्ट में लोग नारा लगाएंगे, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, और शिक्षा मुफ्त दिलाएगी, शिक्षा मुफ्त दिलाएगी, बिजली मुफ्त दिलाएगी, बिजली मुफ्त दिलाएगी, इलाज मुफ्त दिलाएगी, आम आदमी पार्टी, पानी मुफ्त दिलाएगी, आम आदमी पार्टी, पानी मुफ्त दिलाएगी, आम आदमी पार्टी, फसल का दाम दिलाएगी, आम आदमी पार्टी, गन्ने का दाम दिलाएगी, आम आदमी पार्टी।
तमसु